नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राही मेहता आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज की हमारी आज लास्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस पूरी सीरीज के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री को पेलियोलिथिक एज से लेकर पोस्ट गुप्ता पीरियड तक कवर करने की बात की थी, जो कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री का मोटा मोटा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर होता है इसके अंदर। आज हम इसको समाप्त करते हुए आज एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में भी हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें भी हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात तो करी थी, परंतु वो नॉर्थ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में जाना था। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है ये स्पेसिफिकली गुप्ता वंश के चले जाने के बाद साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर क्या बदलाव आए, कौन से महत्वपूर्ण राजवंश जो थे वो दक्षिण भारत के अंदर आते हैं, उनके दौरान सामाजिक स्थितियां कैसे बदलती हैं, राजनीतिक स्थितियां कैसे बदलती हैं और आर्थिक हालातों के अंदर क्या कुछ बदलाव आता है, इनके बारे में हम जानेंगे। छोटी छोटी बातों के ऊपर पकड़ बनाएंगे, अच्छे से हम अपनी पूरी की पूरी लास्ट जो टॉपिक होगा उसको कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए हिस्ट्री या किसी भी अन्य सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर वीडियो बनाते रहें, आपकी रिवीजन के लिए आपको हेल्प होती रहे, तो आप हमें कमेंट और लाइक के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप स्पेसिफिकली कमेंट में डाल सकते हैं कि सर स्पेसिफिकली आप इस वाले टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाएं। तो अगर कई सारे बच्चों की यह डिमांड आती है तो हम उसके रिगार्डिंग आपके लिए स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स के ऊपर और वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आज की वीडियो हमारी आरंभ करते हैं। टॉपिक का नाम जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पोस्ट गुप्ता एज इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के अंदर क्या बदलाव आते हैं गुप्ता वंश के जाने के बाद। हम मोटा मोटी तौर पर बात करें तो हम 5th सेंचुरी से लेकर 6th 7th 8th सेंचुरी तक की ही बात करेंगे इस पीरियड के अंदर, क्योंकि उसके बाद मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड या अर्ली मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस के लिए हम एक अलग से वीडियो सीरीज आपके लिए बनाएंगे जिसके अंदर हम मिडिवल इंडिया को भी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लगभग 5वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, इसके अंदर दक्षिण भारत के अंदर क्या बदलाव आ रहे थे। पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही बता दूं, तो दो मेजर डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एक तो रहेंगे पल्लवास और दूसरे रहेंगे चालुक्यास। चालुक्यास का नाम तब भी आया था जब हमने हर्षवर्धन के बारे में जाना था। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे चालुक्यास को लेकर। और इसके साथ साथ पल्लवास जो थे यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था जो कि दक्षिण भारत के अंदर पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर पावरफुल होता है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पल्लवास के साथ, हमारे पहले टॉपिक के साथ। जो पल्लवास का पीरियड है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, यह साउथ ईस्टर्न इंडिया के ऊपर रूल करते थे। इसके साथ साथ 3rd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक लगभग लगभग पल्लवास जो थे वे साउथ इंडिया के अंदर मौजूद रहते हैं। यह आज के तमिलनाडु के स्टेट से लेकर आंध्र प्रदेश तक के स्टेट को रूल करते थे। इनका जो ओरिजिन था, यह तो एक्चुअली में कहाँ से ओरिजिन हुए, अलग अलग हिस्टोरियंस को की इनके रिगार्डिंग अलग अलग जानकारी है, अलग अलग राय है। तो अभी भी मिस्ट्री के अंदर ही है कि हिस्टोरिकली आखिरकार पल्लवास ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे। पर हम यह जरूर जानते हैं कि आंध्र प्रदेश स्टेट से इनका ओरिजिन हुआ था और तमिलनाडु के उत्तर तक इन्होंने अपना रूल जो था वह एस्टेब्लिश किया। काफी बड़ा इलाका था, काफी बड़ी टेरिटरी पर यह रूल कर रहे थे। अगर हम इनके संस्थापक की बात करें तो हम पल्लवा हिस्ट्री को भी दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हम अर्ली पल्लवास और दूसरे हम इंपीरियल पल्लवास के रूप में इनको जानते हैं। अर्ली पल्लवास जो थे यह इक्ष्वाकु वंश के समाप्त हो जाने के बाद आंध्र प्रदेश के एरिया के अंदर अपना रूल स्थापित करते हैं। अब मन में सवाल आएगा कि आखिरकार इक्ष्वाकु वंश कौन सा था। हम जानते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर या डेक्कन के इलाके के अंदर सातवाहन वंश का की उत्पत्ति हुई थी। सातवाहन वंश के जाने के बाद, उनके डिक्लाइन हो जाने के बाद, दक्षिण भारत डेक्कन के इलाके के अंदर पश्चिमी हिस्से के अंदर वाकाटक एम्पायर का जन्म होता है और पूर्वी हिस्से के अंदर इक्ष्वाकु वंश का जन्म होता है। नाम से तो हमको लगेगा इक्ष्वाकु, प्रभु राम भी जो थे वो इक्ष्वाकु वंश को बिलोंग करते थे, पर दोनों की लीनियज में कोई भी समानता नहीं है। उनकी लीनियज बहुत सदियों पहले थी। ये अभी लगभग गुप्ता पीरियड के पैरेलली जो थे दक्षिण भारत के अंदर डेक्कन के पूर्वी इलाके के अंदर रूल कर रहे थे इक्ष्वाकु, जिनको रिप्लेस किया जाता है पल्लवा के द्वारा और अपना रूल एस्टेब्लिश करते हैं ये आज के आंध्र प्रदेश के इलाके में, कुछ तेलंगाना का हिस्सा और दक्षिण में तमिलनाडु का उत्तर का हिस्सा जो था वह इनके कंट्रोल में रहता है। काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे ये। पल्लवास के जो किंग थे सिम्हा वर्मा, पहले इंपॉर्टेंट किंग पल्लवास के सिम्हा वर्मा,
इनके द्वारा इक्ष्वाकु किंग रुद्र पुरुष दत्ता को डिफीट किया गया था। आखिरी किंग थे इक्ष्वाकु वंश के रुद्र पुरुष दत्ता। सीमा वर्मा जो पल्लवा किंग थे उनके द्वारा उनको डिफीट कर दिया गया था, और उसके साथ ही कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था। और इनकी पॉलिटिकल पावर को उस समय कर्म राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। बाद में इनका नाम जो था वो कर्म राष्ट्र की जगह पल्लवा रख दिया गया। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो सिमा वर्मा थे यही फाउंडर थे पल्लवा डायनेस्टी के। एंड इसके बाद सिम्हा वर्मा के बाद जो शिवस्कंदा वर्मा थे, पहले इंपॉर्टेंट रूलर, पहले फाउंडर सिम्हा वर्मा, दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वह शिवस्कंदा वर्मा थे, जिन्होंने लगभग 4th सेंचुरी के अराउंड जो था वो कोस्टल आंध्र प्रदेश के इलाके के ऊपर रूल किया, अपना रूल एस्टेब्लिश किया, और पल्लवा की पावर को उन्होंने काफी ज्यादा मजबूत किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो अगले इंपॉर्टेंट रूलर थे अर्ली पल्लवास के, उनका नाम था नंदीवर्मन वन। नंदीवर्मन लास्ट रूलर थे अर्ली पल्लवा डायनेस्टी के, जिनको कालाभ्राज ने डिफीट किया था। कालाभ्राज भी दक्षिण भारत की एक बहुत ही फिरोशियस राजवंश था, जिनके बारे में हमारे पास हिस्टोरिकली तो ज्यादा एविडेंसेस मौजूद नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ ज्यादा रिटर्न रिकॉर्ड्स अपने रिगार्डिंग नहीं छोड़े हैं। हाँ, परंतु हम यह जानते हैं कि कालाभ्राज ने दक्षिण भारत में मौजूद सभी डायनेस्टीज को ही काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, काफी ज्यादा परेशानी का सामना चोला, चेरा, पांड्या, पल्लवा, चालुक्य इन सबको कालाभ्राज के द्वारा उठाना पड़ा था। यही कालाभ्राज वंश था जिसने अर्ली पल्लवास के आखिरी रूलर नंदीवर्मन वन को डिफीट किया था, जिसके बाद लगभग 100, 150, 200 सालों तक पल्लवास जो है वह दक्षिण भारत की हिस्ट्री के अंदर कोई ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं, वह डिक्लाइन हो जाते हैं। कब तक डिक्लाइन हो जाते हैं? जब तक इंपीरियल पल्लवास का जन्म नहीं होता। पल्लवास दोबारा उदय होते हैं, किसके दौरान? सिम्हा विष्णु के दौरान यह दोबारा उदय होते हैं। सिम्हा विष्णु ने 575 सीई से लेकर 590 सीई तक पल्लवास को रूल किया, और यह इंपीरियल पल्लवास की लाइन के पहले राजा थे, पहले फाउंडर थे, जिन्होंने कालाभ्राज को डिफीट किया था। और इसके साथ साथ एज ऑफ इंपीरियल पल्लवास सिम्हा विष्णु के द्वारा ही स्थापित की गई थी दक्कन के इलाके के अंदर, साउथ इंडिया के इलाके के अंदर। सिम्हा विष्णु के बाद जो अगले इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं पल्लवा वंश के, उनका नाम था महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन वन जो थे, इनके दौरान पल्लवा एवं चालुक्यास के बीच में जो कंफ्लिक्ट है वह आरंभ हो जाता है। काफी लंबा कंफ्लिक्ट चला, बहुत दशकों तक इनके बीच में, चालुक्यास एवं पल्लवास के बीच में कंफ्लिक्ट चलता रहा। कभी चालुक्यास का पलड़ा भारी रहा, कभी पल्लवास का पलड़ा भारी रहा। हमको इनके पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर, इनकी जंग के अंदर, बैटल्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। हमको सिर्फ इनकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानना है, और किस राजा के दौरान इंपॉर्टेंट क्या चीजें की गई थी उसके बारे में हमको जानना है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल नहीं बनते हैं कि उसने किसको डिफीट किया, उसने किसको डिफीट किया। इस प्रकार के पॉलिटिकल डिबेट्स के ऊपर, या कह लो कि जो पिटी पॉलिटिक्स है, पैटी पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर यूपीएससी या एचसीएस जो है वो सवाल फॉर्म नहीं करता है। तो महेंद्र वर्मन के बाद गद्दी पर बैठते हैं नरसिम्हा वर्मन वन। नरसिम्हा वर्मन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पल्लवा रूलर थे ये, जिन्होंने पल्लवा वंश की सीमाओं को भी बढ़ाया, उसके प्रेस्टीज को भी बढ़ाया। और इनके दौरान पल्लवा वंश जो था वह आर्ट एंड क्राफ्ट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया। इसके साथ ही नरसिम्हा वर्मन को ममल्ला या फिर महामल्ला का टाइटल दिया गया था, और यही वो राजा थे जिनके दौरान ममल्लापुरम को एस्टेब्लिश किया गया था। और ममल्लापुरम नामक जो स्थान है दक्षिण भारत के अंदर, वहां पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर, रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वह आरंभ हुआ, जो बाद में द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग बन जाता है। तो नरसिम्हा वर्मन वन थे जो ममल्ला या महामल्ला के नाम से भी जाना जाते थे। और इसके साथ साथ नरसिम्हा वर्मन वन के पिता महेंद्र वर्मन वन के द्वारा जो पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट चलाया गया था, नरसिम्हा वर्मन वन उस कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू करते हैं, उसको आगे लेकर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ नरसिम्हा वर्मन वन के रूल के दौरान ह्युन सेंग जो है वह दक्षिण भारत में पल्लवा एम्पायर विजिट करते हैं। हाँ दोस्तों, ये वही ह्युन सेंग है जिन्होंने हर्षवर्धन के एम्पायर को भी विजिट किया था। ये दक्षिण भारत में भी आते हैं, ये पल्लवा किंगडम भी विजिट करते हैं, यह चालुक्य किंगडम भी विजिट करते हैं। इसके साथ साथ ह्युन सेंग जो है वो अपने अकाउंट के अंदर लिखते हैं कि पल्लवा की कैपिटल जो थी वह कांची थी, और पल्लवास के रूल के दौरान बुद्धिज्म, जैनिज्म एवं हिंदुइज्म, ये तीनों ही धर्म एक साथ फ्लरिश करते थे। यानी कि पल्लवा रूलर जो थे वह सेकुलर रूलर थे, यह हर धर्मों का सम्मान करते थे। किसी भी धर्म को यहाँ पर आप फॉलो कर सकते थे। इनके रूल के दौरान आपको धार्मिक
कट्टरपंथा का सामना नहीं करना पड़ता था। इसके साथ ही इन्होंने ममल्लापुरम एस्टेब्लिश किया और ममल्लापुरम के अंदर मोनोलिथिक यानी कि एक ही प्रकार के पत्थर से बने हुए रोक कट रथ टेम्पल का निर्माण नरसिंह वर्मन वन के रूल के दौरान होता है। जो यह रोक कट रथ टेम्पल है, ये द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का पहला चरण था जो नरसिंह वर्मन वन के दौरान आरंभ हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे समय रहते रहते अलग अलग राजाओं के दौरान जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो काफी ज्यादा फ्लरिश करता है, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। परंतु उसकी नींव जो थी वह नरसिंह वर्मन वन के द्वारा यह जो रोक कट रथ टेम्पल बनाए गए ममल्लापुरम में वहां रखे गए। रोक कट रथ टेम्पल से क्या मतलब है? इसका मतलब एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लिया जाता है, कई टनों टन वजनी, कई मीटर लंबा चौड़ा पत्थर का टुकड़ा, जिसको तराश तराश कर, जिसको काट काट कर, भेद भेद कर एक पूरा का पूरा रथनुमा आकृति उसको प्रदान कर दी जाती है। ये ऐसे रथ टेम्पल थे जिनको महाभारत के जो मुख्य नायक पांडव उनको समर्पित किया गया था। टोटल 6 रथ टेम्पल इनके द्वारा बनवाए गए, 5 पांडवों के लिए एवं छठवां द्रौपदी के लिए। द्रौपदी जी के लिए जो टेम्पल बनवाया गया वह सबसे छोटा था एवं धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जो रथ टेम्पल बनवाया गया वह सबसे बड़ा था। तो आज भी आप चाहो तो ममल्लापुरम में जाकर, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर भारत की शामिल है, आप इन मोनोलिथिक रथ टेम्पल को देख सकते हैं। नरसिंह वर्मन वन के बाद जो मुख्य इंपोर्टेंट रूलर आते हैं उनका नाम है महेंद्र वर्मन टू, जिन्होंने 668 से लेकर 670 सीई तक रूल किया। बहुत ही छोटा रूल था, सिर्फ 2 साल तक ही रूल कर पाए, क्योंकि चालुक्यन किंग विक्रमादित्य वन के द्वारा महेंद्र वर्मन टू को डिफीट कर दिया गया था। नेक्स्ट जो और अगले रूलर आए उनका नाम है परमेश्वरम वन। परमेश्वरम वन ने 670 से लेकर 695 सीई तक रूल किया और इनके रूल के दौरान जो पल्लवास थे इन्होंने चालुक्यास को भी डिफीट किया और चालुक्यास के जो गठबंधन के अंदर डायनेस्टी थी, गंगे डायनेस्टी, उनको भी परमेश्वरम वन के द्वारा डिफीट किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर नरसिंह वर्मन टू। नरसिंह वर्मन टू काफी इंपोर्टेंट रूलर, 695 से लेकर 722 सी तक इन्होंने रूल किया। इसके साथ इन्हें राजसिम्हा का टाइटल भी दिया गया था और इन्हीं के द्वारा टेम्पल आर्किटेक्चर को अपने पीक पर लेकर जाया गया। नरसिंह वर्मन टू के दौरान जो टेम्पल दक्षिण भारत के अंदर बनते हैं उन्हें हम शोर टेम्पल बोलते हैं। ममल्लापुरम के अंदर यह बनाए गए थे। यह शोर टेम्पल द्रविडियन आर्किटेक्चर का क्रेडल है। यहीं से ही द्रविडियन आर्किटेक्चर जो है वह दक्षिण भारत के अंदर काफी पॉपुलर होता है, जिसको बाद में चोला वंश के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करके बहुत सारे खूबसूरत दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर है वह बनाए जाते हैं। आरंभ हुए नरसिंह वर्मन टू या ममल्ला के दौरान और टेम्पल्स जो हैं वह अपने पीक पर पहुंचते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर नरसिंह वर्मन टू के दौरान। जिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को बाद में चोला एम्पायर अपना लेता है और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में पूरे दक्षिण भारत के अंदर उससे रिलेटेड कई सैकड़ों मंदिर जो है वह चोलास के द्वारा बाद में बनवाए जाते हैं। इसके साथ साथ नरसिंह वर्मन टू के द्वारा चाइना की तरफ एक एम्बेसी भी भेजी गई थी, जिसके चलते भारत के बीच में और चाइना के बीच में ट्रेड जो था वह और ज्यादा फ्लरिश हो पाया था। इसके बाद नरसिंह वर्मन टू के बाद गद्दी पर बैठते हैं नंदी वर्मन टू, जिन्होंने 731 से लेकर 795 सी तक रूल किया, जो विष्णु के उपासक थे और इसके साथ साथ इनके द्वारा वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो है कांची के अंदर बनवाया गया था। इसके साथ साथ जो दंडिन नाम के एक संस्कृत स्कॉलर थे, यह भी पल्लवा रूल के दौरान ही आए और इन्होंने कई सारी किताबें जो थी वह लिखी, जो कि नरसिंह वर्मन टू यानी कि राजसिम्हा के कोर्ट के अंदर ही थे। नाम था उनका दंडिन। परंतु इसके बाद पल्लवा रूलर्स का एंड हो जाता है, इनकी समाप्ति हो जाती है। विक्रमादित्य टू जो कि एक चालुक्यन रूलर थे, उनके अटैक के द्वारा उन्होंने अटैक करके कांची को कुछ समय के लिए, जो कि पल्लवास की कैपिटल थी, अपने कंट्रोल में ले लिया था और यहीं से ही पल्लवास जो है वह धीरे धीरे डिक्लाइन होना आरंभ हो जाते हैं। इसके साथ साथ पांड्याज दोबारा पावरफुल होते हैं, वेस्टर्न गंगे भी पावरफुल होते हैं एवं इसके साथ साथ राष्ट्रकूट नाम का एक और वंश जो है दक्षिण भारत के अंदर इसकी उत्पत्ति हो जाती है। इन सभी चीजों के चलते जो आखिरी रूलर थे पल्लवास के, जिनका नाम था अपराजित वर्मा, उनको ही पराजित कर दिया जाता है। चोला किंग आदित्य वन के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और इसके साथ ही पल्लवास जो है वे दक्षिण भारत के अंदर अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो खो देते हैं और साउथ इंडिया के अंदर पल्लवा की डोमिनेशन का अंत हो जाता है। तो पांड्यास के रूल के चलते, उनकी टेरिटरी के एक्सपेंड होने के चलते पल्लवास को नुकसान हुआ, वेस्टर्न गंगे के चलते नुकसान हुआ, राष्ट्रकूट वंश के चलते नुकसान हुआ
एवं अंत में जो चोला इंपीरियल चोला किंग आदित्य चोला के द्वारा आखिरी पल्लवा रूलर अपराजित वर्मा को डिफीट कर दिया जाता है। 903 सीई के अंदर डिफीट कर दिया जाता है। यह लास्ट पल्लवा रूलर थे और इसके बाद पल्लवास जो है वो दक्षिण भारत के इतिहास के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पल्लवास का रूल लगभग यह सारा इलाका जो आपको दिख रहा है मैप के अंदर, ये पल्लवास के द्वारा रूल किया जा रहा था। इसमें आपका कर्नाटका का इलाका, तेलंगाना का इलाका, आंध्रा का इलाका और एवं नॉर्थ तमिलनाडु का इलाका, ये सारा इलाका जो है पल्लवा रूलर के अंदर समा जाता है। लगभग लगभग यहीं पर ही इनका रूल था मेन। और कांची नाम की इनकी, कांचीपुरम इनकी कैपिटल हुआ करती थी, जो कि बे ऑफ बंगाल को लगती है, और ये बहुत प्रमुख पोर्ट भी था। और यहाँ से जो पल्लवास जो थे वह कॉटन का व्यापार किया करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी इसके बारे में भी जान लेते हैं। काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इनका। मोनार्कियल सिस्टम था, यानी कि राजा ही प्रधान होता था। राजा को धर्म महाराज का टाइटल दिया जाता था, यानी कि राजा का काम होगा धर्म के अनुसार काम करना, धर्म की पालना करना और वही सभी फैसले लेना जो धर्म के अंदर जिनकी मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ राजा जो था वो हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था। फाउंटेन ऑफ ऑनर, यानी कि सबसे बड़ा जो जुडिशियल ऑफिसर था, जो जज था, वह भी राजा ही हुआ करता था। और आर्म्ड फोर्सेस का लीडर भी राजा ही होता था। इसके साथ साथ पल्लवा स्टेट को अलग अलग राज्यों के अंदर डिवाइड किया जाता था, जिसे कोट्टम बोला जाता है। और कोट्टम को एडमिनिस्टर करने के लिए राजा के द्वारा ही एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा जो बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वह विलेज ही थी। और अलग अलग टाइप के विलेजेस जो थे वह पल्लवा एम्पायर के दौरान मौजूद थे, जैसे कि इंटरकास्ट विलेज भी मौजूद थे और मोनोकास्ट सिंगल कास्ट विलेज भी मौजूद थे। जिन विलेजेस को ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था, उन विलेजेस को ब्रह्मदया विलेज या फिर देवदाना विलेज बोला जाता था, जिनके अंदर सिर्फ ब्राह्मण पॉपुलेशन ही रहती थी। और इन विलेजेस के ऊपर पल्लवा एम्पायर के द्वारा कोई टैक्स भी नहीं लगाया जाता था। तो ब्रह्मदया विलेजेस विलेजेस एवं देवदान विलेजेस यह भी एग्जिस्ट करते थे। इसके साथ साथ विलेज के स्तर पर विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सभा एवं उर नाम की दो तरीके की विलेज असेंबलीज बनवाई जाती थी। इन विलेज असेंबलीज का काम होता था कि पूरे ग्रामीण इलाके, पूरे गांव की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। एक कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी इनके द्वारा एक जुडिशियल कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया जाता था, जिसे धर्म शासन बोला जाता था। इसके साथ साथ विलेज के अंदर हर एक विलेज के अंदर प्रोफेशनल काम करने के लिए प्रोफेशनल सर्वेंट्स जो थे वो मौजूद होते थे, जैसे कि पोर्टर, वीवर, कारपेंटर, स्मिथ, जिसके चलते विलेजेस जो थे वह सेल्फ सफिशिएंट मिनिएचर रिपब्लिक्स के अंदर तब्दील हो गए थे। जो भी आपको जरूरत है, जिस भी सामान की आपको जरूरत है, ये कोशिश की जाती थी कि वह गांव के अंदर ही प्रोड्यूस कर लिया जाए और गांव के लोगों को गांव से बाहर जाकर किसी भी सामान को खरीद फरोख्त ना करना पड़े। जिसके चलते धीरे धीरे हर गांव के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप होने लगी, जिसके चलते हम इन्हें सेल्फ सफिशिएंट मिनिएचर रिपब्लिक का नाम देते हैं, जो पल्लवा रूल के अंदर एस्टेब्लिश हुई। इसके साथ साथ आपका लैंड रेवेन्यू जो था वह सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का। इससे ही राज्य की या राजा की इनकम जो थी वो जनरेट होती थी। इसके साथ साथ पल्लवास जो है वो प्रोफेशंस के ऊपर, मैरिजेस के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोल्ट, शुगर, टेक्सटाइल, ड्रोट कैटल, इन सब के ऊपर भी टैक्स लगाया करते थे। और इसके साथ साथ ये हमको पता लगता है ह्युन सेंग के अकाउंट के द्वारा कि पल्लवा रूलर्स के दौरान जिस भूमि के ऊपर वह रूल कर रहे थे, भूमि बहुत उपजाऊ थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, लेबर्स जो थे वह बहुत हार्ड वर्किंग थे और काफी अच्छी उपज इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती थी राज्य को। और राज्य इन काइंड, यानी कि फसलों के रूप में ही टैक्स जो था वह कलेक्ट करता था। इसके बाद रिलीजन के बारे में बात करें तो जो दो हेट्रोडॉक्स रिलीजन्स जो हैं, बुद्धिज्म एवं जैनिज्म, ये काफी एक्टिव थे पल्लवा किंगडम के दौरान। ये ह्युन सेंग के अकाउंट से ही हमको पता लगता है। इसके साथ साथ जैनिज्म, बुद्धिज्म तो पॉपुलर था ही था, परंतु जो पल्लवा किंग्स थे यह वैष्णविज्म एवं शैविज्म, इन दोनों धर्मों का भी पालन करते थे, यानी कि हिंदू धर्म के भी ये उपासक थे। राजा के द्वारा हिंदू धर्म को पालन किया जाता था, ब्राह्मणिकल रिलीजन को, वैश्विज्म या शैविज्म को फॉलो किया जाता था, जिसके चलते राजा को टाइटल भी धर्म महाराज का दिया जाता था, यानी कि धर्म की पालना करने वाला महाराज। इसके साथ साथ राजा जो था वह वैदिक सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म करता था, जिनको हम वाजपेय, राजसूया एवं अश्वमेध यज्ञ के नाम से जानते हैं। यह भी उनके द्वारा करवाए जाते थे, क्योंकि
बुद्धिज्म और जैनिज्म को अब रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिल रहा था, तो धीरे धीरे रॉयल पैट्रोनेज ना मिलने के चलते बुद्धिज्म और जैनिज्म की हालात में कुछ कह लीजिए डाउनफॉल तो हुआ था पल्लवा रूलर के दौरान, परंतु मास सपोर्ट आज भी उनके पास था। आम जनता उन इन दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म के धर्मों को फॉलो करती थी, भले ही राज्य के द्वारा बुद्धिज्म और जैनिज्म को नहीं, ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो किया जाता रहा। इसके साथ साथ नैनार एवं अलवर, नैनार यानी कि शैविज्म से जुड़े हुए संत एवं अलवर्स यानी कि वैष्णविज्म से जुड़े हुए संत, यह दोनों प्रकार के संत भी पल्लवा रूलर्स के दौरान मौजूद थे। और यहीं से ही जो भक्ति मूवमेंट की जो आरंभ हुई या कह लो कि बिगनिंग हुई, यह हमको पल्लवा रूलर्स के दौरान ही देखने को मिल जाती है, जो बाद में मिडिवल इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी। भक्ति मूवमेंट, उसका आगमन जो था वह पल्लवा रूलर के दौरान ही हो चुका था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके बारे में अभी हमने बात कर ली स्टार्टिंग के अंदर के, इन्हीं के चलते ही द्रविडियन स्टाइल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर जो था उसकी नींव रखी गई और पंच पांडव रथ टेम्पल इनके द्वारा बनवाए गए। इसके साथ साथ शोर टेम्पल भी इनके द्वारा बनाए गए। ममल्लापुरम जो था वह सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी पल्लवा रूलर के दौरान, जहां पर इस टेम्पल आर्किटेक्चर की नींव जो थी वह रखी गई थी। इसके अलावा कांची के अंदर भी वेरुट पेरुमल टेम्पल जो था वो इनके द्वारा बनवाया गया था, जो कि दक्षिण भारत का द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये था दोस्तों पल्लवास। आगे बढ़ते हैं और चालुक्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो चालुक्यास हैं, यह भी रॉयल डायनेस्टी थी भारत की। इन्होंने 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक लगभग रूल किया। और इसके साथ साथ चालुक्य वंश जो था, यह एक नहीं, दो नहीं, तीन 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 लाइंस के अंदर रूल करता है, तीन पार्ट्स के अंदर रूल करता है। दे रूल्ड एज 3 क्लोजली रिलेटेड बट इंडिविजुअल डायनेस्टीज। जो सबसे पहली लाइन थी या सबसे पहली ब्रांच थी चालुक्यास की, उनको हम चालुक्यास ऑफ बदामी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न चालुक्यास और इसके साथ चालुक्यास ऑफ कल्याणी या चालुक्यास ऑफ बास कल्याण, इन तीन ब्रांचेस के रूप में चालुक्यास ने भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर रूल किया। पहले थे चालुक्यास ऑफ बदामी, इसके अलावा ईस्टर्न चालुक्यास और इसके अलावा वेस्टर्न चालुक्यास या फिर चालुक्यास ऑफ बासव कल्याण। इन तीन लाइंस के थ्रू चालुक्यास ने भारत के अंदर रूल किया। सबसे पहले चालुक्यास ऑफ बदामी, चालुक्यास ऑफ बदामी के बाद ईस्टर्न चालुक्यास और सबसे अंत के अंदर आए वेस्टर्न चालुक्यास। दोनों ही क्लोजली रिलेटेड ब्रांचेस हैं, परंतु अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग राजाओं के द्वारा इनके ऊपर रूल किया गया। सबसे ज्यादा नुकसान जो चालुक्यास को उठाना पड़ा वह राष्ट्रकूट किंगडम के चलते उठाना पड़ा। राष्ट्रकूट किंगडम ने ही जो अर्ली चालुक्यास थे या चालुक्यास ऑफ बदामी थे या ईस्टर्न चालुक्यास थे, इनके खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके चलते चालुक्यन पावर जो थी वो दक्षिण भारत के अंदर डिक्लाइन होती है। बाद में कहीं जाकर वेस्टर्न चालुक्यास जो है वो लेट 10th सेंचुरी के अंदर अपनी पकड़ दोबारा एस्टेब्लिश करते हैं और दक्षिण भारत की हिस्ट्री के अंदर दोबारा से अपना नाम जो है वह ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिग्निफिकेंट अगर इनकी हम स्टार्टिंग की बात करें, तो चालुक्यन एज जो थी वो दक्षिण भारत की हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। कर्नाटका की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो कर्नाटका की हिस्ट्री के अंदर चालुक्यास जो है वह गोल्डन एज लेकर आए। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो था वह दक्षिण भारत के अंदर छोटे छोटे राजवंशों से हटकर एक बड़े राजवंश की तरफ शिफ्ट होता है चालुक्यास रूल के दौरान। इन्होंने सब छोटी मोटी किंगडम्स को डिफीट करके एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बदामी चालुक्यास के द्वारा दक्षिण भारत के अंदर स्थापित किया गया था, जिसके चलते यह काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और पहला टाइम था ये आपकी दक्षिण भारत की हिस्ट्री का, जब एक कोई ऐसी साउथ इंडियन किंगडम जो है वह एमर्ज होती है, जो कावेरी नदी से लेकर नर्मदा नदी के किनारे तक अपना रूल एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहती है। इसके अलावा इतनी बड़ी टेरिटरी को एक्वायर करने वाली दक्षिण भारत के अंदर और कोई राजवंश जो था वह मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ चालुक्य रूलर के दौरान ही वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वह आरंभ होता है। दक्षिण भारत के अंदर हमने अभी बात करी कि टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसको द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जाता है। उत्तर भारत के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है उसे नगर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जाता है। वेसर टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऐसा आर्किटेक्चर है जिसके अंदर उत्तर भारत के नगर एवं दक्षिण भारत के द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दोनों के ही फीचर सम्मिलित हैं। उन दोनों के मिक्सचर को, उन दोनों को के मिलन को हम वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ चालुक्यास रूलर के दौरान कन्नड़ भाषा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हुई।
तेलुगु भाषा भी काफी ज्यादा इनके दौरान महत्वपूर्ण हुई। कन्नड़ भाषा को प्रमोट करते हैं चालुक्याज ऑफ बादामी, एवं तेलुगु भाषा को प्रमोट किया जाता है ईस्टर्न चालुक्यास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कुछ एक स्पेसिफिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच थी चालुक्याज ऑफ बादामी, इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चालुक्याज ऑफ बादामी 6th सेंचुरी के दौरान एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। गुप्ता वंश के डिक्लाइन करने के बाद ये एग्जिस्टेंस के अंदर आती है, और इन्हीं के रूल के दौरान कई सारे मेजर चेंजेस जो है वे दक्षिण भारत के अंदर आने आरंभ हो जाते हैं। पुलकेशिन वन जो थे, यह पहले रूलर थे चालुक्याज ऑफ बादामी के, जिन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया, जिन्होंने चालुक्य डायनेस्टी की 550 एडी के अंदर स्थापना करी। इसके साथ साथ इन्होंने वटापी को अपनी कैपिटल के रूप में, जिसको आज की डेट में हम बदामी या बगलकोट के नाम से जानते हैं, वहां पर अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश करी। तो इनको चालुक्याज ऑफ बादामी और इनको चालुक्याज ऑफ वटापी दोनों ही नाम से हम जानते हैं। ये सबसे पहली ब्रांच थी चालुक्याज की। इनकी इसी ब्रांच के जो रूलर थे, जिनका नाम था पुलकेशिन टू, जो सबसे महत्वपूर्ण रूलर हुए पूरे के पूरे चालुक्य वंश के दौरान, जिन्होंने नर्मदा नदी के किनारे पर हर्षवर्धन को भी डिफीट किया। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी जब हमने हर्षवर्धन को स्टडी किया था। तो पुलकेशिन टू चालुक्याज ऑफ बादामी के वह महत्वपूर्ण रूलर थे जिनके द्वारा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर डिफीट किया गया था, जिसके बारे में जानकारी हमें एक इंस्क्रिप्शन के माध्यम से मिलती है, जिसे हम एहोल इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो रवि कीर्ति के द्वारा लिखवाई गई थी। उसी के अंदर यह लिखा गया है कि पुलकेशिन टू के द्वारा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर डिफीट कर दिया गया था। इसके बाद जो बादामी चालुक्याज हैं, ये कुछ समय के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होनी आरंभ हो जाती हैं, और पुलकेशिन टू के जाने के बाद इंपॉर्टेंट रूलर नहीं आ पाते हैं, सक्सेसर्स वीक रहते हैं, धीरे धीरे डिक्लाइन होती है। परंतु विक्रमादित्य वन के रूल के दौरान चालुक्याज को दोबारा से रिवाइव अप किया जाता है। चालुक्याज जो है वो विक्रमादित्य वन और विक्रमादित्य टू, इन दोनों ही रूलर्स के चलते काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परंतु बाद में जो आखिरी रूलर थे, लास्ट बादामी चालुक्य रूलर थे, उनका नाम था कीर्तिवर्मन वन, जिनको 753 के अंदर राष्ट्रकूट डायनेस्टी के दंते दुर्ग के द्वारा डिफीट कर दिया जाता है और राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना कर दी जाती है। 753 में आखिरी रूलर बादामी चालुक्य के कीर्तिवर्मन वन को राष्ट्रकूट किंग दंते दुर्ग के द्वारा डिफीट कर दिया जाता है, और उसके चलते चालुक्य जो बादामी साउथ इंडिया की हिस्ट्री से खत्म हो जाते हैं। बाद में ईस्टर्न चालुक्याज और उसके बाद में वेस्टर्न चालुक्याज का आगमन होता है। तो दंते दुर्ग संस्थापक थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। तो यह रूल था लगभग, जहां पर बादामी चालुक्याज जो थे वह रूल कर रहे थे। यह एरिया था लगभग, इसमें महाराष्ट्र का इलाका शामिल हो जाएगा, जिसमें पूरा आपका कर्नाटका का इलाका और कुछ तेलंगाना का इलाका भी शामिल हो जाएगा। इस पूरे रीजन के अंदर बादामी चालुक्याज ने रूल किया। पुलकेशिन वन, कीर्तिवर्मन वन, पुलकेशिन टू, विक्रमादित्य वन, विक्रमादित्य टू, एवं उसके बाद कीर्तिवर्मन टू को डिफीट किया गया दंते दुर्ग के द्वारा, और उसके बाद एस्टेब्लिश कर दी गई राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चालुक्याज ऑफ कल्याणी के बारे में भी जान लेते हैं। चालुक्याज ऑफ कल्याणी जो है, यह रिवाइव अप होते हैं 973 सीई के दौरान, सबसे अंत में रिवाइव अप होते हैं। आखिरी ब्रांच जो थी उसे हम चालुक्याज ऑफ कल्याणी के नाम से जानते हैं। 200 साल के डिक्लाइन के बाद चालुक्याज जो है वो दोबारा एमर्ज होते हैं। राष्ट्रकूट की डोमिनेंस को खत्म कर दिया जाता है, और इसके साथ ही कन्नड़ लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर गोल्डन पीरियड आरंभ हो जाता है। इसके साथ जो तैलापा टू रूलर थे, एक राष्ट्रकूट फ्यूडेटरी थे, इनके द्वारा ही जो चालुक्यन किंगडम है इसको रीएस्टेब्लिश किया जाता है, इसको रिकवर किया जाता है तैलापा टू के द्वारा, जो कि आपके चालुक्याज ऑफ कल्याणी के लेटर चालुक्याज के संस्थापक बनते हैं। यह डायनेस्टी को वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के नाम से भी बाद में जाना जाता है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि विक्रमादित्य 6 जो थे, यह वेस्टर्न चालुक्य या लेटर चालुक्य या चालुक्याज ऑफ कल्याणी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे, जिन्होंने चालुक्यन विक्रम एरा भी आरंभ किया था। इसके बाद फाइनली चालुक्याज जो है वह डिसोल्व हो जाते हैं। विक्रमादित्य 6 के बाद लगभग 1180 के दौरान चालुक्याज को होयासल्स, कैकत्याज एवं सेउना, इन तीन छोटी प्रिंसिपैलिटीज, इन तीन छोटी डायनेस्टीज के द्वारा रिप्लेस करके साउथ इंडिया की हिस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थे हमारे चालुक्याज। आज हमने
पोस्ट गुप्ता पीरियड साउथ इंडिया जो था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। चालुक्यास के बारे में हमने जाना, जिनका फ्यूड पल्लवास के साथ था, जिनका फ्यूड राष्ट्रकूटास के साथ था। इनकी 3 ब्रांचेस थी, चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ आपकी वेंजी, चालुक्यास ऑफ आपकी कल्याणी। इन तीनों के बारे में हमने जाना। इनके इंपॉर्टेंट मुख्य रूलर्स के बारे में जाना। हमने जाना कि इनका राष्ट्रकूट और पल्लवास के साथ झड़प चल रही थी। सबसे पहली जो डायनेस्टीज थी उसका अंत राष्ट्रकूट के द्वारा कर दिया गया, और बाद में जब राष्ट्रकूट कमजोर होते हैं तो ईस्टर्न चालुक्यास जो है वह दोबारा, सॉरी वेस्टर्न चालुक्यास जो है वह दोबारा अपना रूल एस्टेब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके सभी टॉपिक्स समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग। अगर आपको यह वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक एवं कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।